कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम चुनावी राजनीति चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो क्लास 9th के राजनीति विज्ञान का चैप्टर 3 है, चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति का मतलब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चुनाव के बारे में, यानी लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसमें चुनाव है वो किस प्रकार से होता है, और जो लोग हैं वो अपने प्रतिनिधि को किस प्रकार से चुनते हैं, और चुनाव हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, यानी हम बिना चुनाव के भी अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, तो यानी कि हमें चुनाव की क्या ज़रूरत है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इनका आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परिचय के रूप में। तो अध्याय फर्स्ट में क्या देखा हमने कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है, जो चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा कि लोकतंत्र के लिए यह न तो संभव है न ही जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें, और हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप होता है लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। और इस अध्याय में क्या देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का चुनाव कैसे होता है, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अपने जो प्रतिनिधि हैं उनका हम चुनाव कैसे करते हैं। और हम शुरुआत यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है, यानी चुनाव क्यों करवाया जाता है। और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंद्विता, यानी आपस में जो दल होते हैं वो चुनाव में वो विरोध करते हैं, तो किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाता है वो उसके बारे में देखेंगे। फिर यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव है वो लोकतांत्रिक है, और इसी के सारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव के अंतर को भी समझेंगे। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर में चुनाव के बारे में अध्ययन करें। इसमें पहला पॉइंट आता है कि चुनाव क्यों है, यानी चुनाव क्यों, यानी कि हम चुनाव क्यों करते हैं, तो इसके बारे में ध्यान करेंगे। तो हमारे यहाँ पर इसमें देखें चैप्टर में तो एक एग्जाम्पल बताया गया हरियाणा का, ठीक है, उसके आधार पर देखते हैं। तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। तो आधी रात के बाद का समय और उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। यानी कि जो हरियाणा है वहाँ के एक मंत्री होते हैं देवीलाल नाम से, और वो संघर्ष समिति के क्या होते हैं, प्रमुख, और गुरुवार को करनाल में भाषण देने वाले हैं। तो वहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वे विधानसभा चुनाव है, वो विधानसभा चुनाव में मंत्री ये खड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये भाषण देने वाले हैं, तो लोग हैं वहाँ पर खड़े हैं, इनका इंतज़ार कर रहे हैं। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं, और जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती है तो लोग नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए हैं, तो लोग उनका इस प्रकार से स्वागत करते हैं। और यह नेता कौन है, श्री देवीलाल हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख है, और गुरुवार को इस रात करनाल में भाषण देने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है, यानी जगह जगह पर भाषण देने जाते हैं। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होता है, रात 11 बजे तक चलता रहता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। यानी कि बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के राज्य विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, भाषण दे रहे हैं। देवीलाल नाम के मंत्री हैं, कहाँ पर, हरियाणा में। और यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी अखबार की एक खबर है। राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी है, उसकी अगुवाई वाली सरकार थी। यानी कि यहाँ पर देखें तो जो कांग्रेस पार्टी है उसका शासन था कब, 1982 में। उसके बाद 1987 के बारे में पढ़ रहे हैं कि 1982 के बाद 1987 में यहाँ पर हरियाणा में देवीलाल नाम के जो मंत्री है उनकी यहाँ पर सरकार बन जाती है। और ये क्या है, ये नेता है, यानी नेतृत्व करते हैं। ये न्याय नामक युद्ध नामक आंदोलन है, न्याय युद्ध नाम का एक आंदोलन है, उनका नेतृत्व कर रहे हैं। और इनकी पार्टी का क्या नाम है, लोकदल नाम की पार्टी आती है 1987 में। और इससे पहले कौन थे, इससे पहले कांग्रेस की सरकार चलती है यहाँ पर। तो उनकी पार्टी के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया जाता है। और अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने क्या कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो वे किसानों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए कर्ज माफ कर देंगे। यानी कि अगर आप हमें जिता देंगे तो हम क्या करेंगे, किसानों को, छोटे व्यापारी हैं उनके कर को माफ कर देंगे। ये कौन कहते हैं, देवीलाल जी, ये मंत्री हैं वो।
उन्होंने वायदा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा, यानी सबसे पहले हम यही काम करेंगे। लोग तब की सरकार से नाखुश थे, क्योंकि उसमें किसकी सरकार चल रही थी? कांग्रेस की, 1982 से, और ये 1987 का चुनाव है। तो वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी उन्हें लगता है कि हो सकता है कि ये हमारे लिए सही कार्य करें। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दल है उनके पक्ष में जमकर वोट दिए। यानी कि वो किनको वोट देते हैं? देवीलाल उनके जो पार्टी है लोकदल उसको देते हैं, और लोकदल और उसके सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 सीट पर जीत मिल जाती है, और लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिलती है। यानी लोकदल है उस पार्टी को कितनी मिलती है? 60, और उनके जो सहयोगी हैं उनको मिलाकर देखें तो 90 सीटों में से 76 सीटें में ये जीत जाते हैं, और उसे स्पष्ट बहुमत मिलता है। कांग्रेस के हाथ सिर्फ 5 ही सीट लगती है। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया, और लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुन लिया। यानी ये जीत जाते हैं और इन्हें अपने मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ के जो राज्यपाल होते हैं वो इन्हें शपथ दिला देते हैं। लोकदल के निर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुन लिया, और विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुनने के बाद राज्यपाल ने क्या कर लिया? इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दी। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और मुख्यमंत्री पद है उसकी शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतीहर, मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया जो ऋण है उनको माफ़ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। जो देवीलाल जी हैं इनकी लोकदल की पार्टी है, तो लोकदल की पार्टी ने उस राज्य में किसमें? हरियाणा में 4 वर्ष तक शासन किया, और अगले चुनाव 1991 में होते हैं। यानी उसके बाद 82 के बाद 1991 में क्या होते हैं? 87 के बाद 1991 में चुनाव होते हैं, और इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिलता है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। यानी कि पहले देखें तो 1982 की बात करें, 1982 में किसका शासन होता है? कांग्रेस का। उसके बाद 1987 में चुनाव होते हैं, तो 1987 में लोकदल पार्टी आती है, और फिर से 1987 के बाद 1991 में वापस कौन सी आ जाती है? कांग्रेस की सरकार आ जाती है। यानी कि लोकदल से लोग खुश नहीं होते हैं, लोकदल पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी वापस ले आती है। ठीक है, तो ये हमने देखा हरियाणा के बारे में, वहाँ पर किस प्रकार से चुनाव हुए। अब देखेंगे कि चुनाव की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, यानी कुछ नियमित समय होता है उसके बाद चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहाँ जनप्रतिनिधियों को चुनाव चुनने के लिए चुनाव होते हैं। यानी दुनिया में 100 से भी अधिक, 100 प्लस ऐसे देश हैं जहाँ पर वे लोग अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव करते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश में हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, यानी लोकतांत्रिक वहाँ पर शासन व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहाँ पर चुनाव भी वे करवाते हैं। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर क्या करवाते हैं? चुनाव करवाते हैं। पर हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है, यानी हम चुनाव क्यों करते हैं? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। जैसे चीन में देखें तो यहाँ पर एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पर वो चुनाव करवाते हैं लेकिन एक ही पार्टी की वहाँ पर चलती है। अगर सारे लोग रोज़ साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। यानी अगर हम सोचें कि हम बिना चुनाव के यहाँ पर शासन चलाना चाहते हैं, कहाँ पर? अपने देश में, तो हम इकट्ठे होंगे एक जगह पर, मिलजुल कर एक जगह पर बैठेंगे, और किसी प्रकार के हमें जो फैसले लेने होते हैं तो हम बिना चुनाव के हम कर सकते हैं, संभव है। लेकिन ऐसा हमेशा के लिए संभव नहीं हो सकता। यानी कि बड़े जो समुदाय है वो उसके लिए करना संभव नहीं है। यानी छोटी सोसाइटी है वहाँ पर इस प्रकार के फैसले ले सकते हैं, लेकिन बड़े समुदाय यानी हमारे पूरे देश के लोगों की भागीदारी हो तो इसके लिए हम एक समय पर इस सभी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, और ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। और ज़रूरी नहीं है कि जो लोग इसमें शामिल हों उनके पास समय हो। यानी जिस समय हम एक साथ इकट्ठे होते हैं तो सभी एक साथ इकट्ठे हो उसके और सभी को फैसले लेने का ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम इस सब लोग वोट डालते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वही हमारे लिए शासन व्यवस्था बनाते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? तो आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करते हैं जहाँ प्रतिनिधियों का चुनाव है वो उनकी उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति है
जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं वो उनकी उम्र यानी उन्हें उम्र है यानी उनकी कितनी उम्र है, उनके अनुभव यानी कितना अनुभव, उसके आधार पर हम प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। या ऐसी जगह की कल्पना करें जहाँ प्रतिनिधियों का चुनाव उनकी शिक्षा और ज्ञान के आधार पर होता है। किसे ज़्यादा अनुभव है, ज़्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। यानी कि अगर एक बार हम मान भी लें कि हम चुनाव नहीं करवाते हैं और हम जो प्रतिनिधि हैं उनको उनके अनुभव ज्ञान के आधार पर तय करते हैं कि यह हमारा अगला प्रतिनिधि होगा, तो हमारे लिए ये क्या होगा, बहुत ही परेशानी की बात होगी, क्योंकि हम यह नहीं पता लगा सकते कि किसे ज़्यादा अनुभव, किसे ज़्यादा ज्ञान है। पर यह मान ले कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है, फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। यानी चुनाव की यहाँ पर इस प्रकार की जो अगर मान लो हमने चुन लिया तो हमें चुनाव की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यह भी कैसे मान सकते हैं कि वह प्रतिनिधि हमारे लिए सही करेगा, यानी गलत भी तो कर सकता है। लेकिन क्या फिर हम व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं, यानी सभी लोगों को पसंद है, ये हम नहीं कह सकते हैं। हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप शासन करें और जो प्रतिनिधि हमने चुना है वो हमारे लिए जो शासन है वो किसी प्रकार की नीति लेकर आता है वो सभी के लिए सही है, ये भी तो ज़रूरी नहीं है। पर हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों की पसंद न हो वे अपने पद पर न बने रहें, यानी कि हम उसे हटाना चाहते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था कहाँ पर होती है? चुनाव में होती है। यानी चुनाव में है वो समय नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं और हम उन्हें अपनी इच्छा अनुसार बदल भी सकते हैं। तो इसके लिए हमारे लिए चुनाव जरूरी हो जाता है। यानी चुनाव की यहाँ पर क्या परिभाषा हो गई कि नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। इस व्यवस्था का नाम क्या है? चुनाव है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधि वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। इन चुनाव में जो मतदाता है वो चुनाव क्यों करते हैं, किस कारण से करते हैं, यानी अपने प्रतिनिधियों को किस प्रकार से चुनते हैं। तो इसमें 3 मुख्य पॉइंट आते हैं। कौन कौन से? पहला कि वे अपने लिए कानून बनाने वाले हैं उनका चुनाव करते हैं, यानी कि हमें लगता है कि ये प्रतिनिधि हमारे लिए सही कानून बना सकता है तो हम उसे चुनते हैं। दूसरी बात कि वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह पार्टी हमारे लिए सरकार सही बनाएगी और हमारे लिए बड़े फैसले ले सकती है तो चुनाव करते हैं। जैसे वर्तमान में बीजेपी को चुना गया है तो बीजेपी है वो उन्हें लगा कि ये हमारे लिए बड़े फैसले ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चुनाव है उसमें मतदाता है वो प्रतिनिधियों को चुनते हैं। और तीसरा पॉइंट कि वे सरकार उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश वाली पार्टी का चुनाव करते हैं, यानी उन्हें लगता है कि यह पार्टी हमारे लिए है जो कानून है उसको दिशा निर्देश दे सकती है, सही दिशा में ले जा सकती है, तो उस पार्टी का चुनाव करते हैं। तो ये 3 मुख्य पॉइंट होते हैं जिसके आधार पर मतदाता अपने प्रतिनिधि या कहेंगे अपनी पार्टी को चुनती हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के कौन कौन से आधार है और उसमें जो राजनीतिक पार्टी होती है उनमें किस प्रकार की प्रतिद्वंद्विता होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन और अपडेट मिल सके। थैंक यू।